हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी के अंदर वो इस वीडियो से आपकी कवर हो जाएंगी। एंड 100% एनसीईआरटी को मैंने कंप्लीट करके इस वीडियो को बनाया है, काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाया है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। अदरवाइज ये वीडियो आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, जितना जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन फ्रॉग यानी कि मेंढक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने एनसीईआरटी में गिवन है राना टिग्राना के बारे में, तो इसका ये साइंटिफिक नेम भी हो गया कि कौन से फ्रॉग के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने हल्का फुल्का भी एनिमल किंगडम आपको आता होगा तो आपको ये चीज़ें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर जिसने एनिमल किंगडम नहीं आता, जिसको बहुत डर लगता है उससे, तो एनिमल किंगडम को मैंने बड़े ही ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश कर दी है। वीडियो बनाया हुआ है वन शॉट, तो वो आप देख लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें किंगडम की, तो एनिमेलिया किंगडम से फ्रॉग को बिलोंग करता है। फाइलम की बात करें तो कॉर्डेटा फाइलम होता है, और क्लास की बात करें तो एम्फीबिया क्लास से ये आता है। एम्फीबिया का मतलब है कि ये पानी में और ज़मीन में दोनों में रह सकता है। जिसको मेंढक ने देखा हुआ है, यानी कि जिसने भी मेंढक को देखा हुआ है, उनको ये बातें तो समझ में आती होंगी, क्योंकि ये तो अपने आसपास ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटेट की। बात करते हैं कि मेंढक कहाँ कहाँ पे रह सकता है, उसके बारे में मैंने पूरे नोट्स अच्छे से बनाए हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर में ये रह सकते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। लैंड के ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि एम्फीबियन है तो फ्रेश वाटर और लैंड में दोनों में रहेंगे। अब कभी कभी गर्मियों के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि इनको एस्टिवेशन करना पड़ता है, तो आपने देखा भी होगा। तो इसको बोलते हैं समर स्लीप। समर स्लीप को होता है एस्टिवेशन, और सर्दियों के अंदर भी ये अपना आपको छुपा लेते हैं, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो इसको बोलते हैं विंटर स्लीप। तो ये चार प्रकार के हैबिटेट के अंदर ये रहना पसंद करते हैं। अब बात आती है ब्लड की, तो कोल्ड ब्लडेड ये होते हैं, यानी कि इसको कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्मल भी बोला जाता है। बात करें कोल्ड ब्लडेड की, ये होता क्या है, यानी कि कांट मेंटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को ये कॉन्स्टेंट मेंटेन नहीं रख सकते। जहाँ जहाँ पर जाएंगे इनका टेम्परेचर उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट इनकी बॉडी के ऊपर पड़ने वाला है। तो ऐसा इसलिए होता है आपको। बाकी बात करें कि कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड कौन कौन होते हैं, तो बैट और एनिमल्स दो ही ऐसी स्पीसीज हैं जो कि वार्म ब्लडेड होती हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यहाँ पे मैंने ये बात भी मेंशन की हुई है कि वार्म ब्लडेड कौन होते हैं, ओनली बर्ड्स और मैमल्स। ओनली अपन और बर्ड्स जो हैं वही वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आपको आपका कॉकरोच से भी सामना होगा, वो भी वीडियो में बना दूंगा, तो वो भी कोल्ड ब्लडेड होता है। मिमिक्री या फिर इसको बोलते हैं कीमोफ्लेज। तो ये क्या होता है कि एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड फ्रॉम द एनिमीज। तो दुश्मनों से बचने के लिए ये अपना कलर उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है जहाँ पर ये रहता है। तो आपने बहुत बार जमीन पर मेंढक को चलते हुए देखा होगा, तो वो अपन को बहुत ही कम दिखाई देता है, क्योंकि वो उसी मिट्टी के टाइप का कलर अपना बना लेता है। तो ये उनके अंदर मिमिक्री या फिर कीमोफ्लेज जिसको बोलते हैं, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है सारी चीज़ें, तो ये मैंने नोट कर दी हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं स्किन और कलर की बात करें, तो स्किन इसकी बात करेंगे उससे पहले आप ये डायग्राम देख लेना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब म्यूकस इसलिए प्रेजेंट होता है कि इनको पानी में रहना पड़ता है, तो स्किन को ज़्यादा डैमेज नहीं हो, इसलिए इनकी जो स्किन होती है वो स्लिपरी होती है और स्मूथ होती है बहुत ही ज़्यादा। आपने अगर कभी टच किया हो तो आपको ये फील हुआ होगा। अब देखो स्किन से क्या होता है कि हवा और पानी दोनों अंदर जा सकती हैं, इसी वजह से ना तो इनको सांस लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही ये वाटर पीते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना मेन पॉइंट कि ये वाटर नहीं पीते, क्योंकि वो स्किन के थ्रू ऑटोमेटिकली अंदर जाता रहता है, तो पानी पीने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। तो ये आपको समझ आ गई होगी स्किन इसकी। और अब बात करते हैं कलर की, जो कि कलर भी आपको समझ जाने के लिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया है। कलर की बात कर ले तो डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड। अब डोर्सल साइड कौन सी होती है, डोर्सल साइड होती है ये इसकी ऊपर वाली जो अपन को बाहर से दिखती है, बट जो जमीन की तरफ होती है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। ये आप ध्यान रखना। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, बट फिलहाल कलर की बात कर लेते हैं। तो देखो डोर्सल साइड पे कलर होता है ओलिव ग्रीन, तो ये आपको दिख रहा है ओलिव ग्रीन कलर का विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। तो ये स्पॉट्स पे आपको कहीं ना कहीं पे दिख रहे हैं, हर जगह पे थोड़े थोड़े स्पॉट्स दिख रहे हैं, वो कि डार्क कलर के हैं, कहीं पर लाइनिंग हो रही है। तो ये आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं वेंट्रल साइड में। तो वेंट्रल साइड जो नीचे की साइड है, जो जमीन की तरफ है, वो उसी का कलर जैसे कि पेल येलो होता है, यानी कि हल्का हल्का येलो सा होता है, जो कि अपन को येलो ही दिखाई देता है। तो ये बात हो गई कलर की। तो बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर ओनली हेड और ट्रंक दो ही में ओनली डिवाइड रहता है, ये बाकी कोई चीज़ें होती नहीं है। मैं डायग्राम आपको भी दिखा दूंगा जिसमें और आपको समझ में आ जाएगा। नेक इसकी होती नहीं है, एब्सेंट होगी। यहाँ पर मैंने नेक नोट कर दिया था, जो कि गलती हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर मैंने काट के हेड कर दिया है, तो इसमें ज़्यादा परेशान मत होना आप। अभी मैं डायग्राम और दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम आप चेक कर सकते हो, इसमें ओनली धड़ है यानी कि ट्रंक है, और यहाँ पर सिर है यानी कि हेड है, तो इसी में है, बाकी कोई भी चीज़ का अपन नाम आपको नोट नहीं किया हुआ। बात करें टेल की, तो टेल भी एब्सेंट है, कोई टेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो डायग्राम आपको आपके लिए मैंने इसलिए बना के रखा हुआ है, यानी कि काट के रखा हुआ है, ताकि आपको वही चीज़ समझ आए जो कि आपने देखी हुई है। नोस्ट्रिल की बात करें तो एक पेयर नोस्ट्रिल इनका प्रेजेंट होता है, वो आपको दिख ही रहा होगा। अब बात करें आइज की, तो आइज की इसकी आइज जो होती है कवर्ड बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, क्योंकि उनको वो पानी से इनको बचाती है। क्योंकि मेनली आपने पानी में इसको देखा होगा, तो पानी में आंखें खुली रखकर लोगों को कैसे देख पाएगा, तो वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनकी हेल्प करती है पानी से बचाने के लिए। बात करें टिम्पेनम की, तो टिम्पेनम क्या होती है, वर्क लाइक ईयर, ईयर के अकॉर्डिंग ये काम करती है, जैसे कि इसमें रिप्रेजेंट द ईयर। तो साफ साफ कान आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसके अंदर टिम्पेनम प्रेजेंट होती है, जो कि कान का काम करती है। यानी कि टिम्पेनम होता है कान, वैसे कान नहीं होते जैसे कि आप पकड़कर उसको उठा सकते हो, जैसे कि अपने में होता है, बट मेंढक के कान पकड़ के आप नहीं उठा सकते, तो इसीलिए इसमें टिम्पेनम होती है, जो कि कान का काम करती है। भी बात करते हैं नेक्स्ट। अब लिम्ब के लिए भी वही सेम डायग्राम काम आएगा, उसमें भी आपको लिम्ब दिख रहे होंगे, तो मैं दिखा दूंगा आपको। देखो वेब्ड होते हैं विच हेल्प्स इन स्विम। देखो जाली के बीच, जाली उनके बीच में प्रेजेंट होती है, उंगलियों के बीच में जाली जैसी प्रेजेंट होती है। अगर डायग्राम स्क्रीन पर और अच्छे से बेटर अवेलेबल होगा तो मैं लगा दूंगा, ताकि मैं भी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो वेब्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो स्विम करने में हेल्प करती हैं आसानी से। तो दो टाइप के लिम्ब होते हैं, एक तो फोर लिम्ब यानी कि आगे वाले, एक होता है हाइड लिम्ब, जो कि होता है पीछे वाले पैर्स। तो फोर लिम्ब की बात करें तो दो होते हैं नंबर में, यानी कि दो टाइप के हाथ प्रेजेंट होते हैं। और हैंड लिम्ब की बात करें तो वो भी नंबर में दो होते हैं। 4 डिजिट्स प्रेजेंट। तो जो आगे वाले लिम्ब होते हैं उनके अंदर 4 उंगलियां प्रेजेंट होती है, लेकिन जो हैंड लिम्ब होते हैं उनमें 5 डिजिट प्रेजेंट होती है। तो ये जरूर डिफरेंस आप ध्यान रखना, तो मैं दिखाऊंगा आपको अभी। देखो आगे वाले लिम्ब होते हैं वो पतले होते हैं, बट पीछे वाले जो होते हैं मस्कुलर और लार्ज होते हैं। वही सेम डायग्राम आपका काम आएगा यहाँ पर भी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आगे वाले पैर होते हैं वो थिन होते हैं, देखो कितने पतले हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। और डिजिट्स होती हैं ओनली 4, एक यहाँ पे दिख नहीं रही है, बट पीछे वाले में आपको क्लियरली विजिबल होंगी। तो जैसे इसमें 5 डिजिट्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 डिजिट इसमें प्रेजेंट होती हैं। और ये मस्कुलर भी होती हैं और बड़े भी होते हैं, क्योंकि इनको जंप ये पीछे वाले पैर से ही करते हैं, उनको जंप करना होता है, इसलिए ये पीछे वाले पैर होते हैं वो मस्कुलर और लार्ज होते हैं। अब देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, यानी कि अपन बाहर से ही देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। तो जैसे कि मेल की बात करें तो इनके अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल से प्रेजेंट होते हैं। तो बारिश के टाइम पर आपने बहुत से मेंढकों को आवाज़ करते हुए देखा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन से मेंढक हैं, फीमेल है या फिर मेल, तो आप इजीली अब इसका आंसर दे सकते हो कि जो मेल जो पार्टनर होते हैं वो आवाज़ निकाल सकते हैं ओनली, और फीमेल आवाज़ नहीं निकाल सकती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। तो ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फोर लिम्ब होता है उसकी फर्स्ट डिजिट के पास में कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीमेल की बात करें तो बिगर देन मेल, तो जी हाँ जो छोटे छोटे होते हैं वो मेंढक होते हैं, और जो बड़ी होती हैं वो फीमेल होती हैं। ये भी आपको डिफरेंस करने में बहुत हेल्प करती हैं। और कॉपुलेटरी पैड्स तो ऑब्वियसली बात है फीमेल के पास तो होंगे नहीं पैरों पे, तो वो अलग जगह पे होंगे। तो वो आप अब मैं आगे बताऊंगा आपको जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे उसमें। तो ये आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको मैंने समझा करें कि एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। अब जितनी आपने अपन को बाहर से जो टाइप्स दिख रहे थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए, यानी कि अपन ने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर ली है। अब बात करेंगे एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे अपन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में नर्वस सिस्टम, अपन ये सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक एक करके सारे एनाटॉमी अपन अपडेट करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना, तो मैंने बहुत ही अच्छा डायग्राम बना के आपको लिए समझाया है, तो आपको फ़ायदा होगा अगर आप कंप्लीट देखोगे तो।
सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अभी मैं दिखाऊंगा। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से लेके क्लोका तक अपनी प्रेजेंट होती है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ तक तो होगी ही। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगी वो लीवर और पेनक्रियाज, ये दो टाइप होते हैं। अब ये इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट होते हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा कैसे हो सकता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं। अब जैसे कि जो हर्बीवोरस होते हैं जो घास को खाते हैं, जैसे कि अपने गाय भैंसे होंगी, उनकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है क्योंकि वो घास खाते हैं, इस वजह से उनको पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। बट ये तो कीड़े मकोड़े खाता है, अपना मेंढक आपको पता ही होगा, तो इसकी छोटी होती है एलिमेंट्री कैनाल। इसोफेगस की बात करें शॉर्ट बिकॉज नेक एब्सेंट होती है, बिल्कुल इसोफेगस छोटी होगी क्योंकि गर्दन तो होती ही नहीं है, जब डायरेक्ट अपने हेड से ट्रंक स्टार्ट हो जाता है। टंग की बात करें तो बाइलोब्ड होती है, तो घुमावदार इसकी टंग होती है, तो स्क्रीन के ऊपर मैं फोटो लगा दूंगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी। बाइलोब्ड होती है बिकॉज फूड को पकड़ने में हेल्प करती है क्योंकि ये हाथों से तो पकड़ नहीं सकते, तो अपनी जुबान से सारे काम करते हैं, तो ये बाइलोब्ड होती है। लेरिंग्स की बात करें तो लेरिंग्स एब्सेंट होता है इनके अंदर क्योंकि गर्दन तो होती ही नहीं है और वहाँ पर ही लेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो तो है ही नहीं, तो फिर कहाँ से प्रेजेंट होंगे। तो ये पार्ट आपको समझ आए होंगे। अब देखो, अब डाइजेशन कैसे होता है वो मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितना होच पोच आपको दिख रहा है अभी मैं थोड़ी देर में आपको सब बताऊंगा, आपको सारा इजी लगने लगेगा। अब देखो फूड का डाइजेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले स्टोमक में आते हैं। तो ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट मैंने हटा दिया है क्योंकि माउथ में तो डाइजेशन होगा नहीं। तो उसके बाद में ये आता है स्टोमक, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको डोड्यूनम मेनली होती है पार्ट। इसके बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपको दिख रही है अलग अलग कलर से मैंने बताई है। फिर आता है क्लोएका और लास्ट में आता है क्लोकल एपरेटस। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि स्टोमक के अंदर जो खाना बन के आएगा वहाँ पर HCl और गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होगा, जिसमें कि फूड जो होगा थोड़ा सा पचाया जाएगा। पचाने के बाद में यहाँ पर बन जाएगा कायम। तो अगर आपसे पूछे कि मेंढक का कायम कहाँ पर होता है तो वो स्टोमक में होता है, और वो कायम अब एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको यहाँ पर समझ में आ रही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कोई नाम देके पूछे तो वो मेनली डोड्यूनम होगा। तो यहाँ पर डोड्यूनम जो कायम होता है यानी कि जो अध पचा भोजन होता है उसको बोलते हैं कायम। तो कायम एंटर करेगा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डोड्यूनम। अब देखो डोड्यूनम से डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा क्योंकि डोड्यूनम के अंदर ही, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर विलाई और माइक्रो विलाई बनाई हुई है, यानी कि फूड का एब्जॉर्प्शन यही होने वाला है। तो ये आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है लीवर और पेनक्रियाज होते हैं, तो यहाँ पर लीवर और पेनक्रियाज के काम भी होंगे क्योंकि इनका काम तो फूड को डाइजेस्ट करने में ही होगा। तो लीवर क्या बनाएगा, लीवर बाइल बनाता है जो कि स्टोर हो जाता है, वो गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि लीवर से बाइल बनता है तो वो गोल ब्लैडर में जाके फिर यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद में पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आएंगे और वो आके यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक साथ मिलेंगे तो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर होगी, और ये कॉमन बाइल डक्ट मेल्ट हो जाएगी, डोडेनम के अंदर आके फ्यूज हो जाएगी क्योंकि यहीं पर अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहीं पर अपना जो कायम है वो बन के आया है। तो अब यहाँ पर ये जूस आएंगे दोनों, तो ये जो अध बचा हुआ खाना था उसको फुली डाइजेस्ट कर देंगे, और फुल डाइजेस्ट करने के बाद में जैसे ही खाना वहाँ से निकलता निकलता यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचने के बाद में विलाई और माइक्रो विलाई जो है वो इनको एब्जॉर्व कर लेगी, जो डाइजेस्ट हुआ खाना है उसको। इतना बात आपको समझ में आई होगी। और जो अनडाइजेस्ट फूड बाकी बचाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, यानी कि रेक्टम में आ जाएगा, और रेक्टम के आने के बाद में बाहर इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या क्या मैंने सिस्टम ये बनाई गई है छोटी सी एलिमेंट्री कैनाल, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब एक बार जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर इसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने आपकी हेल्प के लिए एक और यहाँ पर नोट कर दिया है। बाइल जो क्या करता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अब फैट का इमल्सिफिकेशन करता है कौन करता है, बाइल करता है, ये भी मैंने समझा दिया यहाँ पर। और पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। क्योंकि बाकी चीज़ें तो इसमें होगी नहीं, मेनली प्रोटीन वगैरह ही होंगे क्योंकि ये तो कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। तो ये आपको डाइजेशन समझ में आया होगा। अभी और डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें जो कि मैंने बताया था स्किन के थ्रू होती है मेनली, तो स्किन के थ्रू होता है डिफ्यूजन के द्वारा। अब होता कैसे है, इसको क्या बोलते हैं
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि स्किन की तरफ होती है तो स्किन क्यूटेनियस होती है तो इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो इसमें रेस्पिरेशन की मेन बात आती है कि स्किन के द्वारा होती है। दूसरा आता है मेम्ब्रेन ऑफ द बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी की मेम्ब्रेन के द्वारा भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बोल देंगे। तो ये अपनी तरफ से नाम देने की अपने आसानी से इसको कर लेंगे। लंग्स के थ्रू होता है, जिसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जितनी भी चीज़ें लंग्स से होती हैं उनको पल्मोनरी के नाम से पहचानते हैं दुनिया जहान की चीज़ों को, तो यहाँ पर हमने इसको भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल दिया। अब देखो स्किन के द्वारा किस किस में होता है, जैसे कि अगर ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है तो ये अपना रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। अब मेम्ब्रेनस या फिर बक्कल कैविटी के द्वारा कब करता है, तो जब ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान करते हैं, यानी कि ये जब जमीन में घुसे हुए रहते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे घुसे रहते हैं जहाँ पर खुद को ये बिना एक्टिव किए हुए चीज़ों को काम करते हैं, तब वहाँ पर ये मेम्ब्रेन यानी कि बक्कल कैविटी से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये अब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बात करते हैं कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन जब लंग्स के थ्रू करते हैं तो ये तो कहीं पर भी कर सकते हैं और पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि सभी जगह पर ये आप कर सकते हो अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर नहीं तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ये वाली चीज़ें इनमें से करनी पड़ेंगी। तो ये था रेस्पिरेशन। तो ये भी आप देखो ब्लड। अब ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड के अंदर आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लस प्लेटलेट्स भी, यानी कि ये सभी प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, मेंढक के ब्लड के अंदर। अब बात करें कि रेड कलर का होता है ब्लड, इनका भी रेड कलर का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब ये अपने पास प्रेजेंट होता है तो सारी चीज़ें वही लगभग होंगी जो अपने पास होती हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है कि आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, जैसे कि अपनी जो आरबीसी होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन मेंढक की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। ये बात एक डिफर करती है इसको अपन से। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि लिम्फ ऐसा होता है कि जिसमें प्रोटीन और आरबीसी नहीं होती है, तो उसको बोल देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। बात करते हैं मेंढक के हार्ट की, यानी कि दिल का मामला है मेंढक के, तो इसको भी मैंने डायग्राम से समझाया है ताकि कोई दिल के मामले में गड़बड़ ना हो। तो देखो 3 चैम्बर्ड होता है, तो 3 चैम्बर्ड के अंदर 2 ओरिकल्स होंगे, 1 वेंट्रिकल्स होगा। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। इनकम्प्लीट इसलिए होता है क्योंकि ओरिकल्स में तो डिफरेंट टाइप से ब्लड आ जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल में जाके दोनों एक ही हो जाएंगे, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। मस्कुलर होता है हार्ट, मस्कुलर होगा तभी पंप होगा ज़्यादा। और बात करें मस्कुलर होता ही है, इसके अलावा कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो जितने भी हार्ट की ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम ही बोलते हैं। अब ये डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया। तो यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि हार्ट के अंदर ये होते हैं बॉडी पार्ट्स। तब इन बॉडी पार्ट्स से ब्लड लेके कौन जाती है, वेन्स, और सबसे बड़ी इसको मैंने दिखाया है क्योंकि इसको वेना केवा बोलते हैं, वही ब्लड लेके जाती है। कहाँ पर लेके जाएगी, साइनस वेनोसस के अंदर। अब ये साइनस वेनोसस लेके जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेंट्रिकल्स के पास में, लेकिन लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 3 चैम्बर्ड ये हार्ट होता है, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन लेफ्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन वेंट्रिकल में आकर तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि इसके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। अब वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल में आने के बाद में ये मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग होने के बाद में कार्नस आर्टेरियोसस के अंदर जाता है। अब ये होते क्या है ये मैं आगे समझा दूंगा आपको। और कार्नस आर्टेरियोसस के पास जाने के बाद में फिर से इसको पंप कर दिया जाता है बॉडी पार्ट्स के अंदर डिफरेंट। तो ये आपको समझ में आया होगा पोर्टल सिस्टम। अब हल्का सा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। अब देखो पोर्टल सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है, एक तो रीनल होता है और एक होता है हिपैटिक। अब रीनल क्या होता है, रीनल से आपको समझते हो कि किडनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो उनको रीनल के नाम से अपन पहचानते हैं। और हिपैटिक जो होती है वो लीवर से रिलेटेड होती है, इसलिए उनको हिपैटिक बोल देते हैं पोर्टल सर्कुलेशन को। इतनी बात आई होगी समझ में आपको। अब सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को लगभग एक साथ अपन डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं रीजन आपको आगे बता ही दूंगा और आपको खुद को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपन डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में। किडनी के साथ आ गई यूरेटर, यूरेटर के बाद में आएगा क्लोका, क्लोका के बाद में आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर की बात अपन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं। डायग्राम बना के मैंने समझाया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किडनी की बात करेंगे तो किडनी के अंदर क्या क्या है तो पहले डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक यहाँ पर कंप्लीट दिखाता हूँ, अभी आपको ठीक से दिख नहीं रहा है।
किडनी की बात करेंगे तो किडनी का कलर होता है डार्क रेड कलर की होती है किडनी। उसके बाद में बात करें तो बीन शेप की होती हैं, ये भी आपको समझ में आता होगा। किडनी की बात करते हैं तो सबकी बीन शेप की होती है ऑलमोस्ट। तो नेफ्रॉन्स और यूरिनीफेरस ट्यूबुल्स जो होती हैं वो उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं किडनी के अंदर, ये आपको याद रखने में हेल्प होंगी। अब फीमेल्स और मेल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटर सिस्टम दोनों साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा, तो मैंने डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये फीमेल की अपन बात कर रहे हैं। तो फीमेल के अंदर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो फ्रॉग यूरिया को एक्सक्रीट करता है और सो यूरियोटेलिक होता है। तो ये बात आपको मैंने यहाँ पर अलग से नोट कर दी, क्योंकि जब भी बात आएगी कि मेंढक कौन सा टेलिक होता है तो उसको होता है यूरियोटेलिक, मोनोटेलिक वो नहीं होता और यूरिकोटेलिक भी नहीं होता। तो ये फीमेल की बात करेंगे तो इसके अंदर दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये है ओवरी और ये है ओविडक्ट। ओविडक्ट है और ये है ओवरी। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे ये है किडनी और ये किडनी के बाद में है यूरेटर। लेकिन ये दोनों एक साथ क्लोइका में ओपन हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों पाइप एक साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों पाइप अलग अलग हैं। इस डायग्राम में भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, एक तो ये है और एक ये है, लेकिन ये क्लोइका में ओपन हो रही है। वो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि दोनों क्लोइका में ओपन हो रही हैं, लेकिन एक साथ एक ही जॉइंट से ओपन नहीं हो रही, अलग अलग जॉइंट से ओपन हो रही है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होगा, वो भी मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। अब देखो मैच्योर फीमेल क्या करती है, कैन ले 2500 से लेकर 3000 तक एट ए टाइम में ये अंडे रिलीज कर सकती है, जो कि आपने यहाँ पर देखा कि एक मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 टू 300 एट ए टाइम रिलीज कर सकती है इन एग्स को। तो ये मैंने समझाया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ एक्सक्रीटर सिस्टम, क्योंकि किडनी से तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आएगा, जैसे कि यूरिया निकल के बाहर जाएगा क्लोएका के अंदर, लेकिन जो एग होंगे वो भी क्लोएका के अंदर आएंगे, लेकिन वो अलग सेपरेट प्रोसेस चलेगी। इसमें दोनों एक साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्लोएका दोनों के लिए सेम है। तो ये बात आप ध्यान रखना। और ये है यूरिनरी ब्लैडर, नीचे नोट किया हुआ है। तो इतना समझ आता होगा आपको, और ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में देखने को मिला भी होगा। यहाँ पर मेल की बात करेंगे तो मेल के ऊपर सबसे पहले देखो टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस के नीचे यहाँ पर ये जो जालिद वाली स्ट्रक्चर बची हुई है, इसको बोलते हैं वसा फ्रेंसिया, जो कि नंबर में 10 से 12 होती हैं। ये आपको याद रखनी है। ये बात करें यहाँ पर ये जो रेड कलर की मैंने दिखाई हुई है, ये होती है बीडर्स कैनाल। अब इसका क्या काम होता है कि यही जो होती है टेस्टिस से निकल के स्पर्म लाकर यहाँ पर यूरेटर में डालती है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर किडनी प्रेजेंट होती है, ये दोनों साइड मैंने दिखाई हुई है, नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और किडनी से बाद में निकलता है यूरेटर। और इस यूरेटर को क्या बोलते हैं कि ये एक साथ इसको बोलेंगे यूरियोजेनिटल डक्ट। यूरियोजेनिटल डक्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि टेस्टिस से जो बीडर्स ग्लैंड होती है, बीडर्स कैनाल होती है, इससे स्पर्म निकल के यूरेटर के अंदर आएंगे और यहाँ से किडनी के अंदर जो यूरिया बनेगा, यूरोडेलिक होते हैं, यूरिया बनेगा वो भी यूरेटर से निकल के आएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कॉमन पाथ स्पर्म और यूरिया के लिए यूरेटर है, इसीलिए इसको यूरियो यानी कि यूरिया भी इसी से आएगा, जेनेटल यानी कि स्पर्म भी इसी से आएंगे, तो जेनेटल डक्ट इसको बोल देते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्यों इसको बोला जा रहा है। लेकिन फिर इन दोनों का पार्ट है क्लोका, जो कि फीमेल के अंदर ऐसा नहीं था, जो कि मैंने डायग्राम से आपको समझाया। अब दोनों डायग्राम में एक साथ आपको दिखाता हूं। का डायग्राम है और ये मेल का डायग्राम है। एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इसमें आपको दो जोड़ियां दिख रही है, दो नलियां दिख रही है, एक तो ये और एक ये। तो यानी कि दोनों निकलकर यहाँ पर आ रही हैं क्लोएका के अंदर, जो कि फीमेल में अलग अलग हुआ था। तो इसमें यूरिकोजेनेटल एक साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि यूरिया इस किडनी वाली लाइन से आ रहा है और जो एग होंगे वो दूसरी लाइन से आएंगे। बट क्लोएका इनका सेम फंक्शन है, जहाँ पर ये आके गिरेंगे। लेकिन उससे पहले अब जैसे मेल के अंदर है, तो मेल के अंदर सिर्फ एक ही लाइन आपको दिख रही है, जिसमें कि यूरियोजेनिटल ट्रैक्ट इसको बोल देते हैं। तो ये बात आपको इस डायग्राम से समझ में आई होगी। इसके कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। तो टेस्टिस का कलर जो होता है वो येलोइश होता है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। शेप जो होती है ओवल शेप की होती है। लोकेशन जो होती है फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम कोल्ड मिजोक्रियम, मिजोक्रियम इसको बोलते हैं। इसका फोल्ड जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा, वो जो डायग्राम था उसके ऊपर इस तरीके से इसकी लोकेशन होती है, क्योंकि किडनी के जस्ट ऊपर ये होती हैं, लेकिन जिस चीज़ से जुड़ी हुई रहती हैं इसको मिजोक्रियम बोल देते हैं। अब देखो इसका रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और कैसे इसका फंक्शन काम करता है, वो भी मैं आपको दिखा। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, वो आपको डायमॉर्फिज्म आपको मैंने दिखाई। तो फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है। कैसे एक्सटर्नल, यानी कि जब फीमेल अपने एग पानी में डालेगी तो उसके ऊपर मेल जो है अपने स्पर्म डालेगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डिस्कवरी वगैरह पे आपने देखा होगा।
लेकिन अब यहाँ पे देखो टेडपोल लार्वा, तो इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि मेंढक से डायरेक्ट मेंढक ना बन के बीच में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं लार्वा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि बीच में एक स्टेज आती है जिसमें कि लार्वा बनते हैं, डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनते। अब इस लार्वा में क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि वे चेंज होता होता फिर जाके अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन पार्टिसिपेट करता है, जो कि आपको समझ आया सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम सेम अपने वाला ही है। अगर आपको अपना वाला नर्वस सिस्टम पता है तो फिर मेंढक का तो इजीली आप नोट कर सकते हो, जैसे कि वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों होते हैं। पेरिफेरल के अंदर एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस के अंदर भी दो टाइप का होता है, एक तो सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये तो कोई भी डिफरेंस नहीं था, जैसे कि सेम अपना था वैसा ही वैसा मेंढक का भी नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि क्रेनियल नर्व होती है, अपने अंदर 12 जोड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर 10 पेयर होते हैं, यानी कि इसमें 10 पेयर होते हैं लेकिन अपने अंदर 12 पेयर होते हैं। ये ध्यान रखना, इस पर मैंने स्टार मार्क इसीलिए किया हुआ है। प्लस स्पाइनल नर्व, इसको मिलाकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बोल दिया जाता है। अब बात करेंगे ब्रेन की, तो ब्रेन भी सेम वैसा ही है जैसे कि अपने अंदर होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको सारी चीज़ें, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा, कहीं पे अगर दिक्कत होती है तो जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको समझने में दिक्कत होगी तो मैं आपको कंफ्यूजन वहीं पे दूर कर दूंगा। तो ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा, जैसे कि अपनी बात करिए ठीक वैसे ही। तो देखो इसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं फोर ब्रेन के अंदर, ये तो अपने अंदर भी सेम ही जैसे था। डायन्सेफेलॉन होता है एक, और ओल्फैक्टरी लॉब्स होती हैं 2, जो कि फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब याद कैसे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक बार। तो मिड ब्रेन होती है, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लॉब्स होती हैं जो कि 2 होती हैं। हैंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम होता है, मेडुला और मेडुला ओब्लोंगेटा इसके अंदर होता है। अब देखो यहाँ पर मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब आती हैं और यहाँ पर फोर ब्रेन के अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स आती हैं। अब याद कैसे करेंगे, जैसे कि फोर ब्रेन के नाम के अंदर एफ आ रहा है और यहाँ पर भी ओल फैक्ट्री के अंदर भी एफ आ रहा है, तो एफ से एफ याद करेंगे, यानी कि ओल फैक्ट्री आ जाए तो वो फोर ब्रेन के अंदर होगा, और ऑप्टिक नर्व के अंदर मिड ब्रेन होगा, तो वो उसको याद ऑटोमेटिकली रह जाएगा, क्योंकि फोर ब्रेन के अंदर एफ आ रहा है, इसमें भी एफ आ रहा है, ये याद रह जाएगा। अब बात करते हैं कुछ सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में और फिर आपका मेंढक खत्म हो जाएगा। देखो बात करें तो इसमें सेंसरी पेपिला प्रेजेंट होती है जो कि टच के लिए काम आती है। टेस्ट बर्ड्स की बात करें तो वो टेस्ट के लिए काम आती है। नेजल एपिथेलियम होती है जो कि स्मेल के लिए काम में आते हैं, जो कि ये काम करते हैं। लेकिन ये सभी क्या होती हैं, सेलुलर और एग्रीगेशन होती है अराउंड नर्व एंडिंग्स। तो नर्व एंडिंग्स के ऊपर ही होती हैं, तभी तो अपन को पता लग पाती है कि नर्व्स ही होती हैं जो अपन को फील करवाती हैं। आइज की बात करें तो इनके सिंपल आइज इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये थोड़ा सा अब मैं और दिखाता हूँ नीचे, फिर आपके मैं कंप्लीट बात करता हूँ आपसे। तो देखो यहाँ पर सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, थोड़े पॉइंट कट रहे थे इसलिए मैंने ऊपर नोट कर दिया। तो आइज की बात करें तो सिंपल आई होती है जो कि विजन में काम आती है। टिम्पेनम होती है जो कि इंटरनल ईयर का काम करती है, यानी कि हियरिंग में ये हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इनमें वैसे कान नहीं होते, बट टिम्पेनम प्रेजेंट होती है जो कि कान का काम करती है, वो मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ें हियरिंग में काम आ जाएगी। अब ये दोनों जो होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। कौन कौन, एक तो आई और एक होता है टिम्पेनम, ये दोनों वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। देखो जो कान होते हैं, यानी कि जो टिम्पेनम होती है वो कान का काम करती है, और ये भी जो क्या करती है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। तो कान का काम कौन करेगी यहाँ पर, टिम्पेनम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है बाहर, यानी कि मैंने आपको बताया कि कान पकड़ के इनको नहीं उठा सकते, जैसे कि अपन को उठा सकते हैं। हियरिंग प्लस बैलेंसिंग, तो ये सुनने में और बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, यानी कि इक्विलिब्रियम के काम आती है। तो इस तरीके से कंप्लीट मैंने एनसीईआरटी की सारी लाइनें आपके साथ शेयर कर दी हैं। मेंढक से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, फ्रॉग से रिलेटेड मैंने सारी क्लियर कर दी हैं। अगर इसके अलावा कोई आपके डाउट्स हैं तो बता देना मुझे, बाकी कॉकरोच को भी मैं डिस्कस कर दूंगा, तो वो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। अच्छा लगा हो वीडियो, आपका मन करे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।